हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज कोई क्लास नहीं होने वाली है। आज कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो आप क्लास में या अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा, उन सबको कैसे एक जगह पर रखा जाए, यानी कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। नोट्स हमारा वो हथियार होते हैं जो हमें सिलेक्शन तक ले जाते हैं। तो नोट्स कैसे बनाया जाए, किस प्रकार की उसकी शैली होनी चाहिए, कैसे लिखा जाए, तो उन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर से यदि आप सिविल सर्विसेज जैसे बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए और आप समझिए कि नोट्स कैसे बनेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो आपकी मदद के लिए है और ये मेरे द्वारा दिया जाने वाला पूरा प्रयास होगा, लेकिन यही अंतिम नहीं है। आपको स्वयं से बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करनी पड़ेंगी, बहुत सी नई चीज़ों पे आपको काम करना होगा, तब जा कर के हमारे और आपके संयुक्त प्रयास से जो है एक जो निष्कर्ष निकलेगा वही सर्वोत्तम होगा। कभी कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है, हर एक चीज़ में बहुत सारे संशोधन आप स्वयं से करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो कुछ मैं आपको दिशा दूंगा और कुछ आप अपना भी प्रयास करेंगे और हम फिर मिल करके एक नया मुकाम जो है वो बनाएंगे। तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। रजिस्टर या पेपर, लाइन वाला रजिस्टर या वाइट पेपर रजिस्टर, किस चीज़ पर हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, अभी आगे इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाने के लिए वाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। वाइट पेपर जो आपको फ़ोटोकॉपी की दुकानें जो होती हैं, स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, वहाँ से पूरा 500 सीट का आपको एक बंडल मिल जाएगा। 150 से 200 रुपये के बीच इसका प्राइस रहता है, जिसमें आपको इस तरह के 500 सीट मिल जाएंगे। उसको आप एक बार ख़रीद लेंगे, उसमें आपको 1 या 2 सब्जेक्ट का पूरा जो है वो आ जाएगा। रजिस्टर का और पेपर का इस्तेमाल करने पर जब बात हम कर रहे हैं तो आप वाइट पेपर का एक रजिस्टर भी आता है, इस तरह से स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ, ये भी जो है वाइट पेपर इसमें भी होता है। लेकिन हम इस रजिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, रजिस्टर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। वाइट पेपर का प्रयोग और रजिस्टर के प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको अभी आप समझ जाएंगे। लाइन वाले रजिस्टर का हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल किनारे रखेंगे। लाइन वाले रजिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। आपको वाइट पेपर वाले रजिस्टर का प्रयोग न करके आपको खाली वाइट सीट का प्रयोग करना है। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार से इसे क्यों करेंगे और क्या मैनेज करेंगे। देखिए, जो वाइट पेपर की सीट होती है, इस तरह से आपकी सीट होगी। इसका लाभ ये होता है कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी वाइट पेपर सीट ही मिलती है लिखने के लिए। तो जब आप इस पे लिखने की आदत डालते हैं तो एक तो लाभ ये होता है कि आप इस पे सीधा लिखना सीख जाते हैं कि किस प्रकार से एक लाइन के बाद एक लाइन आप सीधे लिखेंगे। पहला लाभ ये है कि आप वाइट पेपर पे लिखना सीख जाते हैं। जब भी आप किसी सरकारी कार्य में या कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर वाइट पेपर का ही इस्तेमाल होता है और वाइट पेपर पे आपको लिखना आना चाहिए। वाइट पेपर का प्रयोग करने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण ये होगा कि इससे नोट्स को अपडेट करना आसान होता है। जब आप रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपका कोई एक घटना, कोई एक टॉपिक छूट जाता है तो बीच में आप नई सीट को नहीं डाल सकते हैं। तो फिर आप उसे कहीं आगे जा कर के लिखते हैं 10, 15, 20, 25 पन्नों के बाद में, तो फिर वो घटना से संबंधित चीज़ आगे चली जाती है और उसको टैली करने में दिक्कत होती है पढ़ते वक्त। वाइट पेपर में ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको किसी घटना विशेष से संबंधित कुछ जानकारी बीच में बढ़ानी है तो आप उसी पेज पे लिख सकते हैं जा करके। अगर नहीं जगह है तो आप नए सीट पे लिख करके वहाँ पर उसे लगा सकते हैं आसानी से। वाइट पेपर के लिए आपको इस तरह से फाइल लेनी पड़ेगी। फाइल भी आप मार्केट से ये ले सकते हैं जिसमें पेजेस को लगाया जा सकता है। लिखने के बाद में पेजेस को हम इसमें अपने टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के लिए फ़ाइल अलग बनाएंगे। ज्योग्राफी के लिए, जैसे कि मान लिया हिस्ट्री के लिए
और उसमें भी खंड वाइज जो भी चल रहा है उसकी फाइलें अलग अलग तैयार करेंगे और उसी में आप लिख करके इन सीटों को लाइन से लगाते जाएंगे। जो सीट होंगी उस पे आप अस्थायी नंबरिंग करेंगे, टेम्परेरी पेंसिल से नंबरिंग करते जाएंगे ताकि सीटें इधर उधर ना हों। जब इसे फाइनल हम रूप देंगे तब उस पर हम परमानेंट नंबरिंग करेंगे। अभी आप सिर्फ नंबरिंग जो करेंगे वो अस्थायी करेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करने में हमने फ़ायदा बताया कि इसको अपडेट करना आसान होता है और लिखने का तरीका भी आपको आ जाता है। इस पे मैप वगैरह बनाना आसान रहता है क्योंकि लाइनें नहीं होती हैं, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, आप किसी भी तरीके से इसमें आसानी से लिख सकते हैं। अब कैसे आप लिखेंगे इस चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपने पहले यहाँ पे क्या फाइनल किया कि हम कागज़ का प्रयोग करेंगे, रजिस्टर का नहीं करेंगे। जो आपका पेज है उसमें हम बाईं तरफ एक मार्जिन छोड़ेंगे। पहले बाईं तरफ एक लाइन आप स्केल से खींच देंगे, ये हमारा मार्जिन होगा। कोई भी टॉपिक इसमें जब आप लिखेंगे तो उसके लिए अपडेट की हमेशा जगह छोड़ेंगे। मान लेते हैं ये टॉपिक हमने यहाँ तक लिखा और ये हेडिंग का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आके समाप्त हो गया, तो नीचे का पेज ये हम खाली छोड़ देंगे। मार्जिन तो हमेशा खाली रहेगा, इसकी आदत बना लें। मार्जिन पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है, एग्जाम में भी नहीं लिखना होता है, तो ये बिल्कुल खाली रहेगा। इधर बाइंडिंग रहेगी आपकी बाद में। ये जो स्थान बचता है वो हमेशा खाली छोड़ेंगे क्योंकि कोई भी घटना से संबंधित समस्त जानकारी आप एक ही बार में एकत्रित नहीं कर सकते हैं। आपको समय समय पर उसमें होने वाले संशोधन को लिखना होता है। तो जो हम जगह छोड़ेंगे, अगर हमको उसमें कोई और कंटेंट बढ़ाना होगा तो हम भविष्य में उसमें जोड़ सकते हैं। और साफ साफ दूर दूर शॉर्टकट में लिखना सीखें। जैसे कि ये सब जगह जो पड़ी हुई है ये जो है अपडेट करने के लिए जगह है। अगर उससे संबंधित कोई टॉपिक, कोई बिंदु, कोई अपडेट जानकारी मिलती है हमें भविष्य में, तो उसी पेज पर जा कर के हम उसे अपडेट कर सकते हैं। जब हमारी एक सीट फुल हो जाती है तो हम दूसरी सीट का इस्तेमाल करते हैं। अगली सीट पर हम इसे लिखना शुरू करते हैं और यदि टॉपिक आकर के यहाँ पर इंड हो जाता है तो शेष पेज को हमें खाली छोड़ना चाहिए ताकि हम उसमें अपडेट कर सकें। जब कभी अपडेट करने के बाद में भी मान लेते हैं इसमें अपडेट ज़्यादा हो गया और सीट बहुत ज़्यादा संशोधित हो गई है, बहुत ज़्यादा इसमें काट पीट और आपने बहुत ज़्यादा तिकड़म कर लिया है, तब हमें पेज को रफ मान करके उसे फेयर करके रिप्लेस करना होता है। ऐसा कोई टॉपिक जिसमें बहुत सा संशोधन हो गया हो, कभी कभी कोई पेज आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपने कई बार संशोधन किया होगा, बहुत सा उसमें घिचपिच हो जाएगा। तब हमें क्या करना होता है, फाइनली जब आपको लगे कि इसमें बहुत सा कंटेंट, बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई है, तब हम उसे एक नए फ्रेश सीट पे पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन करके लिख लेंगे और पुरानी सीट को हम हटा करके नई सीट लगा देंगे और उसमें भी भविष्य के लिए हम कुछ संभावना छोड़ेंगे अपडेट करने के लिए। तो सादे पेज का प्रयोग करने का पहला लाभ आप समझ गए कि इसमें हम सीटों को रिप्लेस कर सकते हैं, कागज़ों को, और उनकी जगह नई सीट डाल सकते हैं। अगर किसी दो टॉपिक के बीच में भी हमें कभी कोई नया पेज लगाना हो तो बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। फिर इन पेजेस को हम एक फाइल में रखते जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और इसमें हम पेंसिल से अस्थायी नंबरिंग भी साथ में करते जाएंगे। और टॉप पे हम बनाएंगे इंडेक्स, यानी कि उस फाइल के सबसे पहले पेज पर एक इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स। और इंडेक्स में जितने भी टॉपिक हम लिखते जाएंगे उनको यहाँ नंबरिंग करते चले जाएंगे, यानी कि फाइल में सबसे पहले ही इंडेक्स पेज आपको लगा देना है और इंडेक्स पेज पर नंबर 1 डाल करके आपने पहले चैप्टर का नाम लिख दिया कि इस टॉपिक का पहले ही सीट लगा हुआ है। फिर जैसे जैसे उसमें हम टॉपिक वाइज सीट लगाते चले जाएंगे, मान लेते हैं कि हम भूगोल का नोट्स बना रहे हैं तो हमने पहला टॉपिक यहाँ पे लगाया ट्रांस हिमालय, 1 नंबर पे ट्रांस हिमालय लिख दिया और वो जो है आपने सीट आगे लगा दी। उसके बाद आपने अगला टॉपिक यहाँ पे पर्वतीय पठार या जो भी बनाते जाएंगे वो यहाँ लिखते चले जाएंगे इंडेक्स को भी भरने पर अगला पेज इंडेक्स का आप उसमें आसानी से डाल सकते हैं।
ये इंडेक्स आपकी बनती चली जाएगी। इससे ये लाभ मिलेगा कि फाइल उठाते ही आपको पता हो जाएगा कि इस फाइल में कौन से टॉपिक लाइन से लगे हुए हैं, और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो सीधा सा आपको पता होगा कि वो कहाँ पर लगा हुआ है, उसमें संशोधन करना है या उसे हटाना है या फिर जो भी करना है, रिवाइज करना है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो सादे पेपर का ये लाभ आपको मिलेगा। अपडेट की जगह हमेशा छोड़ते चलेंगे, क्योंकि कोई भी लिखा हुआ मैटर हमेशा अंतिम नहीं होता है। तो ये चीज़ है। अब आपने कागज़ का प्रयोग किया, नोट्स को कैसे मेंटेन करें, मेंटेन करना हम आपको बता दिए कि आपको इंडेक्स के हिसाब से कागज़ सेट करते जाना है फाइल में, और जब कभी भी कोई भी पेज उसमें से रिप्लेस करेंगे तो आसानी से उसमें हम फिर से नंबरिंग कर सकते हैं, और बार बार नंबरिंग ना आपको करनी पड़े। तो जैसे पेज 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पड़े हुए हैं, और आपने यहाँ पर एक नई सीट डाली, 2 सीटें आपने यहाँ पर नई डाल दी, क्योंकि 4 नंबर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई ज़्यादा जानकारी अच्छी मिली, तो वहाँ पर 2 पेज आपने बढ़ा दिए। तो उनको हम अभी 4A 4B इस तरह नंबरिंग दे देंगे, क्योंकि आगे की नंबरिंग गड़बड़ ना हो, इसीलिए वहाँ पर हम उसको 4A 4B नंबरिंग दे देंगे। जब हम फाइनल लास्ट में असेंबलिंग करेंगे तो चूंकि पेंसिल से नंबरिंग है, तो हम वहीं पे पेन से पूरी फ्रेश एक नंबरिंग डाल करके उसकी बाइंडिंग लास्ट में कराई जाती है। अब कैसे बाइंडिंग कराएंगे? जब ये पूरा हमारा टॉपिक जितना आपको बाइंडिंग कराना है वो मिल जाएगा, तब उसकी हम स्पाइरल बाइंडिंग करवाएंगे। स्पाइरल बाइंडिंग जो है मार्केट में इस तरह से आपकी हो जाती है। स्पाइरल बाइंडिंग 30-40 रुपये में कर देता है। तो सारा नोट्स लिखने के बाद में इस तरह से, और आपका जो है वो बाइंडिंग आप करवा लेंगे और वो फिट हो जाएगा। बाइंडिंग कराते वक्त भी आप शुरू में जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स आपको सही करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से बीच में आपने सीट वगैरह कर दिए होंगे, तो इसमें भी बहुत से संशोधन 3B 4C इस तरह करके आपने इंडेक्स में भी संशोधन कर दिए होंगे, जैसे जैसे आपने सीट यहाँ पर डाली होंगी। तो उन सबको फेयर कर देंगे, इंडेक्स को फेयर कर देंगे अगर ज़्यादा संशोधन हो गया है तो, नहीं तो फिर वही काम कर जाएगी, टाइम ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में भी हम इंडेक्स के बाद में 1 या 2 सादे पेज, और हर एक चैप्टर के बाद में 1 या 2 सादे पेज, और लास्ट में कुछ पेज डाल करके तब फाइनल बाइंडिंग हम करवा देंगे, ताकि उसमें टॉपिक जो हैं आसानी से बढ़ाए घटाए जा सकें। फाइनल बाइंडिंग जो स्पाइरल आप कराएंगे उसका फ़ायदा ये रहता है कि स्पाइरल बाइंडिंग को कभी भी खोल करके आप उसमें सीटों को रिप्लेस कर सकते हैं और सीटें डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि नोट्स कैसे आपको तैयार करना है, ये इस चीज़ पे बात करनी। तो ये तो आप समझ गए कि आप कागज़ का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं कैसे नोट्स लिखा जाता है। यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जब आप बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके नोट्स ही सब कुछ होते हैं, वही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो कैसे लिखें, कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बेहतर तरीके से उसे पढ़ा जा सके, याद किया जा सके। तो कंटेंट को कैसे लिखा जाए इस पे बात करेंगे। तो लिखने के लिए सबसे पहला तो जो है, अगर आप प्री और प्लस मेंस का एक ही नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वही सब्जेक्ट अगर मेंस में भी है और प्री में भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो नोट्स जो आपका होता है वो कंबाइन बनना चाहिए। जो टॉपिक बराबर मैच कर रहे हैं उनका नोट्स एक जैसा होना चाहिए, और जो टॉपिक सिर्फ मेंस में है तो उनके लिए जाहिर सी बात है आप मेंस के लिए नोट्स अलग बनाएंगे ही। जो सिर्फ प्री में है वो प्री के लिए बनाएंगे। लेकिन जो टॉपिक आपके मेंस और प्री दोनों में टैली करते हैं उन टॉपिक्स के लिए आपको एक ही नोट्स बनाना है। प्री प्लस मेंस का एक कंबाइन नोट्स होना चाहिए। कैसे लिखते हैं? तो देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि लिखने के लिए आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। कई चीज़ें हैं इसमें। फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई घटना लिख रहे हैं, मान लेते हैं किसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि आपने लिखा इस तरह से, बिंदु बनाया, पॉइंट वाइज लिखना है। तो मान लिया आपने ये लिखा कि इस तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फ्लो चार्ट का मतलब होता है उसी घटना से रिलेटेड अगली घटना है, इससे कांग्रेस के लोग असंतुष्ट हुए, अगली लाइन आपने बनाई।
इस तरह से एरो लगा करके इसका परिणाम ये निकला। फिर इससे दो चीज़ें हो गई। अब देखिए दो एरो हमने बना दिया कि एक दल ये चाहता था, दूसरा दल ये चाहता था, इन्होंने ये किया और इन्होंने ये किया, और फिर मान लेते हैं कि परिणाम ये निकला। तो इस तरह से आप जो है फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। आपको नोट्स में बुक नहीं बनानी है, जैसे किताबों में पैराग्राफ पैराग्राफ लिखे होते हैं उस तरह से आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फिर तो पूरी किताब ही उतर जाएगी। जहाँ कहीं भी आपको किसी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मान लेते हैं फ्लो चार्ट में आपने टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बिंदु मैंने लिखा है इस बिंदु से संबंधित काफ़ी कंटेंट है जो किसी बुक में पढ़ा या किसी चैनल पे आपने किसी वीडियो या कहीं से आपने उसको पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया, लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में मैं उसे भूल सकता हूँ, इसको कैसे रिवाइज करूँगा। तो जिस बिंदु के विषय में कोई विशेष जानकारी हो तो उसी के पास में उसका रेफरेंस नोट कर लेंगे। हम रेफरेंस नोट कर लेंगे कि बुक का नाम ये है और पेज नंबर ये है, जहाँ से हमें ये चीज़ भविष्य में पढ़ने को मिल जाएगी, जो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, इसलिए मैंने उसको वहीं पर नोट कर दिया कि ये कंटेंट मुझे अगर मैं भूल जाऊंगा, फिर से रिवाइज करना होगा तो कहाँ पे है, कि डॉक्टर खुल्लर की भूगोल की किताब में चैप्टर में पेज नंबर पे ये हेडिंग दी हुई है, मैंने वहीं से उसे पढ़ा है, तो आपने यहाँ रेफरेंस दे दिया। आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, अभी तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन भविष्य में मैं इसे कैसे रिवाइज करूँगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि यूट्यूब स्टडी विद कृष्णा हिस्ट्री वीडियो नंबर 72। यानी कि ये थोड़ा टॉपिक कठिन है, ये अभी तो मुझे समझ में आ गया है, कभी मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये बिंदु मैं कहाँ से रिवाइज करूँगा, तो उसके लिए यहीं पे आपने थोड़ा सा रेफरेंस डाल दिया, ताकि भविष्य में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस चीज़ को आसानी से ढूंढ के रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके लिखना। अब कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी होती हैं जिसमें आपको डायग्राम का प्रयोग करना पड़ता है। डायग्राम का प्रयोग करें। देखिए ये सब चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि नोट्स समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, इमेज के रूप में दिमाग में सेव होता रहे। डायग्राम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लिख रहे हैं कि 1857 की क्रांति, तो आप डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे 1857 की क्रांति, और फिर आप इसी में इस तरह से कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे घटित हुई, नेतृत्वकर्ता कौन थे, असफलता के क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या हुए। तो ये एक डायग्राम आपने बनाया छोटा सा, और फिर आगे डाल के हेडिंग आप इनको और आगे अगर विस्तार करना है तो इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफ, पाई चार्ट। ग्राफ और पाई चार्ट क्या होते हैं, जैसे कि कहीं पे आपको दर्शाना है कि विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं का क्या योगदान था, तो आप सीधे आपने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान। अब पूरी थ्योरी लिखने के बजाय आप सीधे बना दिए इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, और आपने यहाँ लिख दिया कि 1905, 1920, 1942, आपने यहाँ आंदोलन के नाम लिख दिए, और सीधा इसी ग्राफ से स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी इसी क्रम में बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से ग्राफ का प्रयोग करके या कहीं पे पाई चार्ट का प्रयोग करके आपने लिखा कि छोटा नागपुर के पठार पे अगर 100% खनिज है तो इतना प्रतिशत, ये 25% जो है फला खनिज पाया जाता है, आपने ये लिख दिया। या फिर आपने पाई चार्ट बनाया भारत के भौतिक प्रदेश, और उसमें आपने बना दिया कि इतना भाग जो है ये पठार है, इतना भाग मैदान है, इतना भाग पर्वत है,
इतना भाग ये है। तो इस तरह से पाई चार्ट का प्रयोग करके भी और ग्राफ का प्रयोग करके भी आप अपनी जानकारी इंफॉर्मेशंस को दर्ज कर सकते हैं। और डायग्राम लिखा आपने, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया। कहीं कहीं पे कोई चीज विश्लेषणात्मक है, अगर विश्लेषणात्मक चीज़ों को लिखने के लिए भी आप आसानी से डायग्रामेटिक तरीके से इमेज के रूप में उसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आप 1916 लखनऊ पैक्ट के विषय में लिख रहे हैं। लखनऊ पैक्ट, ये सब उदाहरण है, आप कोई भी टॉपिक को इसी में सेट कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि इसमें निर्णय क्या हुए, 2 निर्णय हुए, तो 2 आपने लिख दिया कि इसमें नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया। 2 निर्णय आपने यहाँ पे बना दिए। ये हो गया आपका डायग्राम। इसके बाद में आप विश्लेषण भी करेंगे इसका, तो उसको भी हम चित्रात्मक रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं आपने लिखा गरम दल और इधर आपने लिखा नरम दल, ऐसे लिखेंगे। आपने यहाँ पे लिखना शुरू किया पॉइंट वाइज। गरम दल के नेताओं की इस प्रकार की समस्याएं हो गई थी, इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है कांग्रेस से मिल करके अब काम करना चाह रहे थे, या ज़्यादातर नेताओं ने संन्यास ले लिया था। बाल गंगाधर जेल से छूटने के बाद में उनके विचार परिवर्तन हो गए थे और वो अब कांग्रेस से मिलकर काम करना चाहते थे। आपने 4 पॉइंट इधर लिखा। अब नरम दल के नेताओं के इधर आप लिखने लगे कि नरम दल के गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आपने लिख दिया कि भाई इससे नरम दल के लोग उग्रता उनकी कम पड़ गई थी। अब एनी बेसेंट ने कांग्रेस में कुछ ऐसे परिवर्तन करा दिए कि गरम दल के लोगों का रास्ता साफ हो गया उसमें, और ऐसा ऐसा हो गया। और फिर आपने ऐसे बनाया कि इसका परिणाम ये हुआ कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ में इनका पैक्ट हो गया। इस तरह से आपने बना दिया। तो कितना इजी है, अगर आपसे इसको याद करने को कहा जाए तो तुरंत आप इसे 1 सेकेंड में बता देंगे ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने इसको लिखा बहुत ऐसे तरीके से है कि सब कुछ स्पष्ट है कि नरम दल की क्या समस्याएं थी इधर लिखी हुई हैं, गरम दल की क्या समस्याएं थी इधर लिखी हुई थी, और इस वजह से परिणाम ये निकला कि दोनों दल मिलके एक हो गए। तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब आपके नोट्स के हिसाब से फिट होता जाएगा, और अपडेट की जगह हमेशा बनी रहेगी। ये सब आप साफ साफ दूर दूर लिखेंगे ताकि इनमें कभी भी कोई भी पॉइंट बढ़ाना हो, संशोधन करना हो, तो आपके पास उसमें जगह होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका विश्लेषणात्मक चीज़ों को इस तरह से लिख लेंगे। अगर आपको कहीं पे मैप का इस्तेमाल करना है तो उसको भी आप बहुत आसानी से अपने नोट्स में करें। अभी बहुत सी चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए, अब हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नोट्स में लिखने के लिए कोई ऐसी जानकारी आ जाती है जो किसी मैप पे दर्शाई जा सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसको हम मैप में कैसे लिखें। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की ही बात करेंगे। मान लेते हैं आप आरावली के विषय में लिख रहे हैं, आरावली पर्वत। तो बहुत सारा लिखने के बजाय आप एक ही मैप पे मौन भाषा में बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैप के द्वारा आपने एक सीधा सा छोटा सा मैप बनाया, इस तरह से आपने इंडिया बना दिया, राजस्थान का क्षेत्र बना दिया, और यहीं पे आपने बना दिया इस तरह से आरावली। यहां पे एक डॉट लगाया, आपने लिख दिया दिल्ली। यहां पे एक डॉट लगाया, आपने लिख दिया पालनपुर। यह है आरावली। देखिए कितनी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। यहां से आपने एक नदी निकाल दी, लिख दिया बनास। यहां से इधर से एक नदी आपने निकाल दिया और लिख दिया लूनी। यहां से एक नदी निकाल दिया, आपने लिख दिया साबरमती। यहां पे एक पर्वत शिखर आपने बना दिया और आपने लिख दिया गुरु शिखर। देखिए, एक ही फिगर में कितनी सारी इंफॉर्मेशन को आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया बिना कोई लाइन लिखे हुए, और आसपास बहुत सारी जगह पेज पे आपकी बची रहेगी
जहाँ पे आप इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप भविष्य में नोट्स कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी दिशा, बनास नदी किधर जा रही है, लूनी किधर जाती है, गुरु शिखर उच्चतम शिखर है, साबरमती किधर है, और भी इंफॉर्मेशंस यहाँ आप लिख सकते हैं। मालवा का पठार इधर लिख सकते हैं, थार मरुस्थल। तो सब कुछ चित्र से ही स्पष्ट हो जाता है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। आपसे पूछ लिया कि अरावली के उत्तर में कौन सा जो है शहर है, तो दिल्ली है। दक्षिण में कौन सा है, पालनपुर गुजरात का है। तो इस तरह से आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में यहाँ पे आपको लिखना हो, मान लेते हैं ये इंडिया है, इतना आपने इंडिया बनाया, यहाँ पे आपने श्रीलंका बनाया, यहाँ पे आपने बनाया पंबन द्वीप, इधर आपने लिख दिया धनुषकोडी, इधर जो है ये बना दिया आपने राम सेतु, श्रीलंका। इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग करके पूरा चित्र के माध्यम से मैप में आप उसे लिख सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं, उस चीज़ को आप डिफाइन कर देंगे मैप से। यहाँ पे आपने पॉइंट लगा करके ज़िले का नाम लिख दिया कि यहाँ पे कौन सा ज़िला है, जहाँ से राम सेतु शुरू होता है वहाँ पे पॉइंट लगा के आपने उस जगह का नाम लिख दिया कि इस जगह का नाम क्या है। जहाँ पे जाके श्रीलंका में ये जुड़ता है वहाँ पे पॉइंट लगा के आपने जगह का नाम लिख दिया कि श्रीलंका में कहाँ पर ये जुड़ता है। इसी चित्र से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दर्ज हो गई। तो चित्रों का इस्तेमाल करके आप नोट्स में ऐसे दर्ज करेंगे, सूचनाओं को मैप का इस्तेमाल करेंगे। घटनाओं का विभाजन कैसे करेंगे? घटनाओं का विभाजन, जब भी किसी घटना के विषय में आप पढ़ रहे हो, चाहे वो जिस भी टॉपिक से हो, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप उसे बांट लें, यानी आप इस तरह लिखें, घटना का नाम लिखें और फिर उसकी पृष्ठभूमि लिखें, पृष्ठभूमि, फिर उसका कुछ कारण होता है, फिर उसका घटनाक्रम होता है, और उसके बाद में उसका कोई परिणाम होता है, और फिर उसका मूल्यांकन आप करते हैं कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं। तो सबसे पहले आप शुरू में इसको शॉर्टकट में पूरे जो है टॉपिक को यहीं पे कंसाइज कर देंगे। उसके बाद इसमें से जो जो टॉपिक बड़े हैं लिखने हैं उनको आगे आप दर्ज करेंगे। तो ये विभाजन कर लेते हैं घटनाओं को। अब घटनाओं में दो चीज़ें हैं, नोट्स में दो चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको घटना और थीम का ध्यान रखना होता है। घटना और थीम। अब घटना और थीम क्या है? एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखें हम, भारत पर अहमद शाह अब्दाली, भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण क्या है? ये एक घटना है। भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण एक घटना है। यदि यही थीम चेंज हो जाए और इस तरह लिखा हो कि भारत पर विदेशी आक्रमण, तो यह एक थीम है, क्योंकि इसमें एक घटना नहीं है, एक जैसी तमाम घटनाएं हैं। घटनाओं का एक क्रम है कि सिकंदर का हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का हुआ था, बहुत से विदेशी लोगों का आक्रमण एक सीक्वेंस वाइज हुआ। तो घटनाओं का एक जैसी घटनाएं, घटनाओं में समानता क्या है कि समस्त विदेशी लोग हैं और घटना क्या हो रही, भारत पे आक्रमण, यानी एक जैसी गतिविधियों वाली घटनाओं का जो क्रम होता है वो एक थीम होती है। और इस थीम को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास प्रश्न आता है तो दोनों तरीके से आता है। भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आपसे अलग से पूछा जा सकता है, भारत पर विदेशी आक्रमण ये अलग से हो सकता है। तो जब भी कोई घटना दर्ज करें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, मान लेते हैं कि इस टॉपिक पे, भारत पे फ्रांसीसियों का आगमन टॉपिक पे आप टॉपिक लिख रहे हैं। तो यह एक घटना है ना, फ्रांसीसी लोग आए, उन्होंने क्या क्या किया, आप एक घटना पे बात कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न थीम के रूप में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ फ्रांसीसी नहीं आए थे, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थीं। तो आपसे क्वेश्चन फ्रांसीसियों के बजाय इस तरह भी आ सकता है, भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन।
तो जब आप इस तरह की कोई घटना लिखें जिसमें थीम बनने की संभावना हो, तो आप इसी घटना को लिखने से पूर्व यहीं पर लिख लें, भारत में यूरोपियों का आगमन। एक ये आए, इस सन में आए, दूसरे ये आए जो इस सन में आए, तीसरे ये आए जो फ्रांसीसी थे, इस सन में आए, इसके बाद चौथे ये थे, पांचवें ये थे। तो आपने यहीं पर एक थीम बना दी, सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक थीम आपने बना दी कि यदि इस थीम पे क्वेश्चन आता है तो फिर हमें इतने डिटेल देने होंगे, और वो सब आपके आगे पीछे कहीं ना कहीं नोट्स पे होंगे। तो आपने थीम यहाँ पे बना दी, और उसके बाद फ्रांसीसियों को आपने पूरा डिस्कस किया, और कभी थीम पे क्वेश्चन आएगा तो वो सारे टॉपिक हम उसमें ले आएंगे। भूगोल में जैसे बात करें या किसी अन्य सब्जेक्ट में, सभी में वही सेम होता है। चाहे पॉलिटी में बात करें, पॉलिटी में एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये एक एरिया, घटना को आप एरिया भी कह सकते हैं, एरिया वाइज या थीम वाइज, बृहद एरिया या संकुचित एरिया। तो जैसे क्वेश्चन है तो देखिए इसमें छोटे एरिया को कवर करेंगे हम। मौलिक अधिकारों में कौन से प्रावधान हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है, नागरिकों के अधिकारों की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ वह अधिकार जो मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। तो ये एक एरिया हो गया। इसी प्रश्न को चेंज कर दें, भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड से बात कर दी जाए थीम पे, धार्मिक अधिकार, तो वहाँ पर आपको पूरे संविधान में छानना होगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो सभी चीज़ें थीम में आ जाएंगी। और जब एक निश्चित एरिया की बात करते हैं तो वो एक घटना या एक एरिया की बात की जाती है। तो ऐसे आपको नोट्स में उन चीज़ों को मेंशन कर लेना है, ताकि आप जब लिखें तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखें कि वो चीज़ें आप आसानी से आंसर दे सकें। तो ये आपका घटना और थीम वाइज जो है कंपाइलेशन करते हैं, नोट्स को लिखते हैं इस प्रकार से कि आप उसे किसी भी रूप में आंसर देना हो तो आसानी से उसे समझ सकें। चित्रात्मक लेखन, भाषा में न लिख करके चित्र के रूप में लिख लेना, यानी भाषा के रूप में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, चित्र के रूप में लिख लेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि आप लिख रहे हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, आप ये लिख करके कि इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम पे ये चोटी है, लद्दाख में ये चोटी है, सबसे उत्तर में काराकोरम है, दक्षिण में फलाना है, ढमाका है, दुनिया का तमाशा लिखने के बजाय सिर्फ एक चित्र में ही ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। 1, 2, 3 लाइनें बनाई, इसको लिखा आपने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पे एक चोटी बनाई, आपने लिख दिया K2। यहाँ पे एक चोटी आपने बनाई, लिख दिया राकापोसी। अब जितना कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, सिर्फ इतने में, इसको लिखने में आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और 10 चीज़ें इसमें आ गई हैं। देखिए कैसे, क्रम क्या है, सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, बीच में यहाँ जास्कर है किनारे। ये हमने कहीं दर्ज नहीं किया, लेकिन चित्र से ही स्पष्ट है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी चीज़ लिखें, अगर उसमें क्रम है, दिशा है, आकार का विभाजन है, तो हमेशा उसको उसी अनुसार बनाएं, ताकि आप उसी चित्र से उस चीज़ को लिख सकें। यानी कि अगर इसमें क्रम है उत्तर से दक्षिण, तो क्रम से ही बनाएं, जो ऊपर है वो ऊपर बनाएं, जो नीचे है वो नीचे बनाएं। लगभग सिचुएशन भी बनाएं कि राकापोसी यहाँ पे पड़ता है, K2 लगभग यहाँ पे पड़ता है, ये नहीं कि यहाँ पे बना दिया K2। तो जिस हिसाब से है, चित्र से ही बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जा सकता है। और यहीं पे अगर आपने बना दिया, सिंधु नदी भी बना दी, श्योक नदी भी बना दी, तो वो सारी चीज़ें उसी चित्र में डिफाइन हो जाती हैं। तो चित्रात्मक लेखन का प्रयोग इस तरह कर सकते हैं। मैप का प्रयोग, डायग्राम का प्रयोग, फ्लो चार्ट का प्रयोग, चित्र का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि अपडेट कैसे करेंगे। जैसा पहले भी हमने बताया कि हर एक पेज पर आपकी जगह होनी चाहिए। जब भी आप पेज पर लिखें, ये तो मार्जिन पहले आपको छोड़ना है, जब भी आप पेज पे लिख रहे हैं और आप हेडिंग के बाद में जगह छोड़ते रहें,
और लास्ट में भी आप जगह छोड़ें। इस तरह से क्या होता है, जब कभी भी कोई चीज़ आपको इसमें बढ़ानी होगी तो इस तरह से आप उसमें संशोधन कर सकेंगे। और यदि कोई टॉपिक, तो पहला तो हो गया पेज पे ही संशोधन आप कर लेंगे। यदि कोई टॉपिक संशोधित होते होते बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया है, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गया, कुछ आपने यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, और सीट में भी अब जगह नहीं है क्योंकि इसको कई बार आपने रिफाइन किया है, तब हम क्या करेंगे, इस सीट को रिप्लेस कर देंगे एक नई सीट से। ऐसा बहुत बार नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसा सिर्फ 2-4 टॉपिक पे होगा जो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो जाते हैं, जिनके विषय में आपने डिटेल नहीं पढ़ी, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा हुई, तो वो कई बार अपडेट होने की वजह से सब कुछ तारतम्य बिगड़ जाता है कि ये पॉइंट पहले होना चाहिए था, ये पॉइंट बाद में होना चाहिए था, ये बिंदी यहाँ होनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर इसे हम फेयर कर लेंगे और इस सीट को हटा देंगे और वहाँ पे नई सीट को डाल देंगे। इसीलिए अलग अलग पेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप इस तरह अपडेट करते रहेंगे। अपडेट करने के बाद में अंतिम असेंबलिंग करवा लेंगे और हमने बताया इसे स्पाइरल बेंडिंग करके आप नोट्स को फाइनली बना लेंगे। एक चीज़, 2 चीज़ों को और यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि PDF से पढ़ने की आदत मत डालिए। उसमें ये होता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, तो हमेशा आप अपने हाथ से नोट्स को बनाइए, लिखिए। बने बनाए नोट्स को खरीद लेना, बने बनाए नोट्स को ऑनलाइन पढ़ना, मोबाइल में पढ़ लेना, उससे फ़ायदा नहीं होता। आप मोबाइल से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, PDF से पढ़िए, सब कुछ ठीक है, लेकिन लिखने की आदत ज़रूर डालते रहिएगा, क्योंकि जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो आपको मेरी ये बात निश्चित तौर से याद आ जाएगी कि मैंने आपको बताया था कि लिखने की आदत अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। जो मैं आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आप इस तरह से टुकड़ों में चीज़ों को तोड़ करके देखिएगा, आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आदत में शामिल नहीं है। आप किसी एक चैप्टर को पढ़िए और फिर इसको डायग्रामेटिक तरीके से कम जगह में कंसाइज करने की कोशिश करिए, 100 शब्दों में सारी चीज़ों को लाने की कोशिश करिए, आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि हम इतनी सारी चीज़ों को प्रश्न के अनुसार कैसे लेके आएँ, क्योंकि आपने लिखने की आदत ही नहीं डाली। और जब आप नोट्स से ही रेगुलर इस तरह से लिखने की आदत डालेंगे, चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए और प्रयास करिए कि जो आप कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाए। किस चीज़ पे आप लेकर आना चाह रहे हैं मुझे, वो आपकी भाषा शैली से, आपके इस प्रेजेंटेशन से साबित हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर जब आप इन चीज़ों को सही से नोट्स में शुरुआत से ही लिखने की आदत डालेंगे, तो एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ को हमको कहाँ फिट करना है। 2 पॉइंट आप तुरंत बना लेंगे कि 2 पॉइंट मैं ऐसे लिखूँगा और उसके बाद में मैं एक मैप बनाऊंगा, मैप पे मैं इतना दर्शा दूंगा, उसके बाद मैं एक डायग्राम में 4 चीज़ों को ये दे दूंगा, परिणाम में 3 परिणाम है और एक जगह पर मुझे इसका परसेंटेज इस तरह से दिखा देना होगा और इसका निष्कर्ष में आगे जाके बिंद लिख दूंगा। तुरंत जो है आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा आंसर कि मुझे अगर आरावली पहाड़ियों पर लिखने को आ गया है तो मैंने तुरंत देख लिया कि मैं इसमें क्या करूंगा, एक मैप पे आरावली का पूरा विवरण दे दूंगा। दूसरा, मैं इसमें बताने वाला हूं कि इसकी उत्पत्ति के 3 पॉइंट डाल दूंगा और इसके महत्व पे 4 बिंदु ऐसे ऐसे करके लाइनें 4 इसके बिंदु दिखा दूंगा और फिर इसमें फाइनल इसका क्या हमारे आर्थिक जीवन पे महत्व है वो डिस्कस कर देंगे 3-4 पॉइंट में। तो तुरंत आपके दिमाग ने ये कैलकुलेशन कर लिया कि 100 शब्द में 10 मिनट में इसको मैं कैसे कंसाइज कर दूंगा। ये कैसे आया, क्योंकि बहुत बार आपने ये चीज़ों को लिखा है, ऐसे वैसे तोड़ मरोड़ करके, ग्राफ बना करके, गोला बना करके, चौकोर बॉक्स बना के, मैप बना करके चीज़ों को आपने लिखना सीखा है। इसीलिए माइंड जो है जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसकी डिमांड क्या है, तुरंत उस चीज़ को वैसे ही वो कंसाइज कर लेगा अपने आप। तो अगर आप इस तरह लिखने की आदत डालेंगे तो वो चीज़ आपके लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो आशा है इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ नमूने दिखाऊंगा, जैसे कि देखिए कुछ जैसे कभी कभी मैं लिखता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। जैसे ये पेज ये अब देखिए आपने,
यहाँ पे पूरा कुछ मैंने वायुदा पेटियों को जो है सिर्फ एक डायग्राम में ही पूरा विवरण लिख दिया है पेज पे, कि इसी एक डायग्राम से पूरा चैप्टर जो कम से कम 20 पन्नों में लिखा होता है, उस चैप्टर को मैंने पूरा एक पेज पे एक ही डायग्राम पे लेके मैं आ गया हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ इतना ही देखने से पूरा चैप्टर मुझे याद आ जाएगा, मुझे क्या क्या करना है इसमें। ये देखिए कहीं कहीं पे आपको जैसे हीट बजट का मैंने ये लिखा है, तो इसको सिर्फ एक पेज पे एक डायग्राम के माध्यम से लिख दिया। इंसुलेशन सूर्य तप को देखिए सब वही ग्राफ, चार्ट, डायग्राम का इस्तेमाल करके किस तरह से कहाँ पे लाभ हानि कैसे, जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसे ही मैंने सब लिख लेता हूँ मैं सादे पेज पर, और इसको मैं इस तरह की एक जो हमारी फाइल है उसमें टॉपिक वाइज में लगाता रहूँ। उसी में से 2-4 आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कैटलॉग बना दी, यहाँ से डायग्राम भी आपको दिखा दिया मैंने बना के। ये देखिए यहाँ पे वर्षण प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, मैंने एक टॉपिक जैसे लिया तो एक चित्र में ही सब कुछ मैंने यहीं पे, इसी चित्र को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें पूरा चैप्टर इसी चित्र में है। और ये 3 मैंने कैटलॉग वाइज पूरा इसका जो वर्षण के प्रकार होते हैं उसको मैंने कंसाइज कर लिया है। इधर देखिए डायग्राम का प्रयोग, यहाँ पे देखिए कलर्स का प्रयोग मैं बताना चाह रहा था कि आप अपने नोट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव कहीं पे आपको वो प्रोजेक्ट में जमा नहीं करने हैं, लेकिन जो माइंड होता है वो अट्रैक्ट होता है अच्छी दिखने वाली चीज़ों की तरफ। तो यदि आप पढ़ते हैं नोट्स को तो अगर आकर्षक बनाएंगे थोड़ा सा तो उस पर मन लगता है पढ़ने में और वो जल्दी से चीज़ें याद हो जाती हैं। हालांकि एग्ज़ाम में आपको जल्दी लिखना होता है तो बहुत सारे कलर्स वगैरह का इस्तेमाल वहाँ नहीं करते हैं, 1 या 2 कलर बहुत ज़्यादा, और एक ही कलर में अगर आप लिख सकते हैं तो और अच्छा है। लेकिन नोट्स में आप जो है अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हेडिंग्स के लिए अलग कलर है, पॉइंट के लिए अलग। अब देखिए हमारे नोट्स में हमने बताया ना कहीं कहीं पे कि कितना अपडेट करने के लिए जगह मेरी रहती है। देखिए जैसे देखिए ओजोन डिप्लीशन पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ भी जगह मैंने छोड़ी हुई है, इधर भी जगह छोड़ी हुई है, मार्जिन तो है ही, और इसमें जो है सब कुछ डायग्राम में और वाइट पेपर पे है तो कैसे भी आप लिख सकते हैं डायग्राम के रूप में। देखिए हर जगह पे अपडेट के लिए बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए कलर्स का इस्तेमाल मैंने किया है, ग्रीन, रेड और ब्लू, ताकि मैं उसको और अच्छे से आकर्षक बना सकूं। ये देखिए चंद्रयान के विषय में है, जैसे कि ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर के विषय में ऐसे बना के लिख दिया। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे। देखिए मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा था उसको भी अगर हम नोट्स में किए हैं तो देखिए किस प्रकार से कि ये चीज़ें आपको बतानी है, तो उसको मैंने कैसे एक पेज पे लिखा हुआ है कि इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, कैसे इसको बांटा गया है चीज़ों को। तो लिखने का एक सिस्टम अगर आप डेवलप करते हैं, अगर आप बनाते हैं, तो आपका एक नज़रिया डेवलप होता है। एग्जाम्पल के लिए कभी भी किसी चीज़ को पढ़ें, चाहे आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्वयं बुक से पढ़ रहे हो, या किसी भी यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लास या अपनी ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पर आप जाते हैं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप उस पर डिपेंड हो करके सोचें कि टीचर ने बताया है कि ऐसे ऐसे करना तो वैसे वैसे ही कर ले। नहीं, आपके पास अपना एक नज़रिया है, अपना एक दृष्टिकोण है। जब तक आप उसे उसमें शामिल नहीं करेंगे, आउटपुट जो है वो आपके माफिक नहीं आएगा, ये गारंटेड है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये 10% है और इसमें आप अपना 20% एफर्ट लगाएंगे, इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। ये कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक एक चीज़ के विषय में डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है। और अगर मैं ही उतना डिटेल में चला गया कि आपको बिल्कुल छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दूं और आप इस थीम को पकड़ लें मेरी कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, और फिर आप अपना दिमाग लगा करके आप अगर सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नज़रिया स्पष्ट होगा। तो आप इसमें अपना दिमाग लगा करके एक जो बेहतर नया आउटपुट ले करके आएंगे। बहुत से बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स बना के भेजते हैं, मैं देखता हूँ कि वाह क्या क्रिएशन है, और जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी को वो नोट्स में जब तब्दील करते हैं तो मैं भी उससे सीखता हूँ। 2-4 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपने नोट्स भेजे कि सर देखिए मैंने आपके वीडियो को देख करके ये नोट्स बनाया हूँ, तो मैंने उसको पढ़ा। मैं थोड़ा सा सीरियस स्टूडेंट हूँ तो अगर मुझे कोई कुछ भेजता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप कमेंट्स में केवल तारीफ़ ही किए जाते हैं, आप क्वेश्चन पुटअप ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन या तो आपको
जवाब मिल जा रहे हैं या फिर आप नए क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं, ये होता है। तो जब मैं वो नोट्स पढ़ता हूँ जो बच्चे मुझे भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अरे वाह, इसने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, और आगे क्लास में मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, मेरे नहीं आती हैं, और किसी और के दिमाग में कुछ और आती हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर मैं ये भी देखता हूँ कि हाँ, इस बच्चे ने अपना सेल्फ का एफर्ट भी लगाया है, क्योंकि मैंने ये बात क्लास में नहीं बताई थी, मैं भूल गया था या मुझे पता नहीं थी या मिस हो गया। और अगर कभी कभी कुछ क्लास में कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बच्चे उसको स्वयं से सही कर लेते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। एक्स्ट्रा जानकारी भी उसमें लेके आ जाते हैं, एनसीईआरटी से, बुक्स से या कहीं से और से मिली, अपडेट करके उसको लिख लेते हैं। तो इससे प्रकट होता है कि हाँ, ये बच्चा सीरियस है और सिर्फ एक ही कंटेंट पे डिपेंड नहीं है, अपना भी दिमाग लगा करके उसको अपडेटेड फॉर्म में लेकर के आता है, ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। हालांकि वो भी अंतिम नहीं है, उसमें भी बहुत से संशोधन की संभावना रहती है, और इसीलिए व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करते हैं आप, और उसमें आप संशोधन डालते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक टॉपिक लिखा और आपको लगता है कि वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपने अगला टॉपिक लिखा, फिर लिखते गए। अचानक से किसी दिन आपको कोई वीडियो या क्लास या टीचर से या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो उस टॉपिक से रिलेटेड है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके पास उस पेज पे कोई जगह नहीं है, तो क्या उस टॉपिक को पूरा फिर से लिखेंगे आगे, या फिर आगे कहीं जाके रजिस्टर में लिखेंगे, तो वो पढ़ते वक्त आप वहाँ टैली नहीं कर पाएंगे। तो आप एक नए पेज पे उसे दर्ज करते हैं और उसी टॉपिक के बगल में जाके वो सीट फिट कर देते हैं, और बाद में जब आप कंपाइल करते हैं तो वो वहीं पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नोट्स बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।